तो बेटा ये स्टैंडर्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37। ये आप लोगों ने हो सकता है पढ़ रखा हो, पर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ एसबीटी से। अ रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू, मतलब पूरी रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। फाइंड द इंक्रीज इन द टेंशन इन द रिंग आफ्टर द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड द इंक्रीज इन द फोर्स बिटवीन द टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स ऑफ द रिंग आफ्टर द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक। तीसरा है कि यूजिंग द रिजल्ट फाउंड इन पार्ट बी, फाइंड आउट द फोर्स दैट द पॉइंट चार्ज एक्सर्ट्स ऑन द वन ऑफ द हाफ ऑफ द रिंग। ठीक है, ओके। अब आप मेरी बात सुने, इस सवाल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार पूरा सवाल अच्छे से पढ़ लें और एनालाइज कर लें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन। बेटा देखो, ऐसा है कि ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये बड़ा काम का सवाल है। आप ऐसे समझो कि एक रिंग है, ठीक है, और ये रिंग में टोटल चार्ज आपको कितना दिया गया है, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू आपको जो है, कैपिटल क्यू नहीं, स्मॉल क्यू। आर रेडियस की रिंग, स्मॉल क्यू आपको चार्ज दे दिया गया है। तो आपका जो रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2πr, अगर आर रेडियस मान ली जाए रिंग की तो। ठीक है, आपने सेंटर पे कैपिटल क्यू रखा, उससे पहले रुक जाइए जरा, सेंटर पे कैपिटल क्यू रखने से पहले रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, ये जो क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो बेटा देखो, अगर चारों तरफ क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं किसी भी एक पार्ट को पकड़ूंगा, किसी एक पार्ट को पकड़ लीजिए, डी क्यू को, तो ये डी क्यू पे बाकी सारे चार्जेस मिलके भी फोर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि डी क्यू आराम से बैठा है, डी क्यू को आजू बाजू के चार्ज धक्का देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, और ये धक्का कहीं ना कहीं डी क्यू को बाहर की तरफ लगता है सिमेट्री की वजह से। क्योंकि मान लो, मतलब लेफ्ट हाफ से धक्का इधर लगा और राइट हाफ से क्यू को धक्का, डी क्यू को धक्का इधर लगा, तो अल्टीमेटली जो डी क्यू को धक्का लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। और ये केवल इसी डी क्यू की स्थिति नहीं है भाई साहब, ये डी क्यू जो है ये भी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता, ये डी क्यू जो है ये भी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता। ठीक, अब कोई भी डी क्यू अगर बाहर की तरफ, या कोई भी सेगमेंट ले लें, ये सेगमेंट, अब ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता इलेक्ट्रोस्टैटिक, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, फिर ये रुका क्यों रहता है, फिर ये भाग क्यों नहीं जाता? क्योंकि रिंग एक सॉलिड मटेरियल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, आजू बाजू के पार्ट किसी भी डी क्यू को अपनी तरफ खींचते हैं। इस स्थिति में जब रिंग चार्ज्ड है तो कोई भी एक सेगमेंट डी क्यू काटो तो ऐसा समझो कि उसको आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचते हैं, और उनका जो अंदर वाला कंपोनेंट होता है वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बराबर कर देता है। अब ये आजू बाजू के चार्ज, ये जो डी क्यू को अपनी तरफ पकड़ के खींच रहे हैं ना, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल टेंशन। तो जब भी आपसे रिंग की इंटरनल टेंशन पूछी जाए किसी भी स्थिति में, तो आप उसके एक छोटे से सेगमेंट को कंसीडर कीजिए और ये देखिए कि क्या किसी भी कारण से वो सेगमेंट अपनी जगह से भागना चाहता है, और अगर वो अपनी जगह से भागना चाहता है तो आजू बाजू के चार्ज मिल के उसको रोक के रखेंगे, और वो आजू बाजू का मास, या आजू बाजू का जो रिंग का एटम्स है, वो उसको जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा वो होगा इंटरनल टेंशन। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है कि इंक्रीज इन द इंटरनल टेंशन पार्ट है, आप चाहिए तो फिर से पढ़िए। वो कह रहा है कि मैं बीच में एक चार्ज क्यू रखता हूँ, कैपिटल क्यू, तो इंटरनल टेंशन बढ़ जाती है। कितनी बढ़ी ये निकालो, कितनी अभी है ये नहीं निकालो, कितनी बढ़ी ये निकालो। तो भाई कितनी बढ़ी और क्यों बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्शन बढ़ेगा। अब चार्ज एक कैपिटल क्यू को अलग से सेंटर पे रखेंगे तो वो सेंटर क्यू की वजह से भी तो डी क्यू पे बाहर की तरफ एक फोर्स आएगा, और वो जो सेंटर क्यू पे चार्ज रखा उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स आया उसको बैलेंस करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा टेंशन टी डैश जनरेट हुई, वो आपको निकालना है। दैट इज द इंक्रीज्ड टेंशन। फिर से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आप ये भूल जाइए कि वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ये भूल जाइए फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि भाई मुझे बाहर का जो बाहर से मैंने चार्ज सेंटर पे रखा है ना कैपिटल क्यू, उसकी वजह से टेंशन निकालनी है, ऐसा मान लीजिए। तो आपने सेंटर पे रख दिया है कैपिटल क्यू चार्ज, और आपने देखिए ऐसे स्थितियों में क्या करते हैं, ये हटा दीजिए, हाँ, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सेंटर को
जोड़ते हुए एक सेगमेंट काट लो, मैंने वर्टिकली ऊपर की तरफ काट लिया, और जिसका ये एंगल हाफ एंगल मान लो डी थीटा है। ये बहुत छोटा डी थीटा है, पर अब मैं बहुत छोटा करके दिखाऊंगा तो आपको जो है फिगर देखने में समस्या आएगी, तो मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया है, पर वो आधा आधा एंगल ऐसे डी थीटा और डी थीटा है, ऐसा मानिए आप, ठीक है। डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो ये जो ए बी बना आपका, इसके पास कुछ तो चार्ज होगा, एक्चुअली पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ए बी के पास भी चार्ज होगा, और ये चार्ज जो है वो मान लीजिए जो है कितना है, डी क्यू। तो डी क्यू हो जाएगा लेमडा, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ ए बी। अब जो लेंथ ऑफ ए बी है वो आर इंटू ए बी का आर्क एंगल कितना है पूरा सेंटर पे, 2d थीटा ना, तो आर इंटू 2d थीटा, ये हो गया आपका डी क्यू। अब ये डी क्यू को क्यू ने बाहर धक्का दिया होगा, देखो ये डी क्यू को बाकी रिंग के चार्ज ने भी बाहर धक्का दिया होगा, पर उसकी वजह से जो टेंशन जनरेट हो रही है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें कैपिटल क्यू की वजह से कितनी टेंशन जनरेट हो रही है वो निकालना है। तो कैपिटल क्यू ने कितने फोर्स से इसको धक्का दिया होगा के क्यू डी क्यू बाई, और डिस्टेंस कितना है, इस ए बी के सेगमेंट को पॉइंट की तरह ट्रीट करो तो डिस्टेंस कितना है, आर, तो के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द एडिशनल धक्का विच इट गेट्स फ्रॉम द सेंटर, राइट। और इसी ए बी के धक्के को, जो फोर्स एफ लग रहा है, इसी धक्के को बैलेंस करने के लिए एक एडिशनल टेंशन जनरेट होती है रिंग में, जिसको हमने टी डैश मान लिया। तो असल में यही टी डैश हमको निकालना है कि ये जो डी क्यू है, इस पे जो एक्स्ट्रा धक्का आया क्यू की वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए बाकी चार्जेस ने इसको, बाकी पार्ट ने इसको कितना फोर्स से खींचा, ठीक है। अब आप ये समझें कि थोड़ा सिस्टम को देखिए, सिस्टम को देखना जरूरी है। ये है डी थीटा, ठीक। तो अगर मैं इसको ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये कितना आएगा, डी थीटा, और ये है 90 डिग्री, तो आप ये देखिए ये कितना आएगा, 90 माइनस डी थीटा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दीजिए तो ये आएगा डी थीटा, ठीक। और ऐसा ही इधर टी डैश का भी इधर से एंगल कितना आएगा, डी थीटा। अब देखिए जो टी डैश है, इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी डैश कॉस डी थीटा और टी डैश कॉस डी थीटा, ये तो यार बैलेंस हो गया। पर ये जो अंदर की तरफ आया ना, ये वाला और इधर वाला कितना आया, वो टी डैश साइन डी थीटा है ना, और इधर कितना आया, टी डैश साइन डी थीटा है ना। तो अब ये जो ए बी पर, इधर देखिए ए बी पर ये जो अंदर की तरफ फोर्स आया है ना, एक इंटरनल टेंशन का या बढ़ी हुई टेंशन का कंपोनेंट, टी डैश साइन डी थीटा और टी डैश साइन डी थीटा, ये दोनों कंपोनेंट ने ही इस एक्स्ट्रा फोर्स को बैलेंस किया है। तो असल में ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है कितना है, के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस एक्चुअली इज बैलेंस्ड बाय 2 टी डैश साइन डी थीटा। डी क्यू कितना भैया, डी क्यू है लेमडा इंटू आर इंटू 2 डी थीटा, ऊपर भी 2 डी थीटा लिखा था ना, हाँ 2 डी थीटा, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डी डैश इंटू, अब देखो डी थीटा बहुत छोटा है, तो साइन डी थीटा को लगभग डी थीटा मान के इसको डी थीटा से रिप्लेस कर दो। जैसे ही तुमने डी थीटा से रिप्लेस किया, डी थीटा गया कट, 2 गया कट, तो टी डैश की वैल्यू आ गई के क्यू, टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर। हाँ ये सही बात है कि आप लेमडा के टर्म्स में आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेमडा दिया ही नहीं गया था आपको। लेमडा क्या, रिंग का चार्ज डेंसिटी था, और रिंग का चार्ज डेंसिटी इज रिंग का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रिंग का सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर, सो दिस बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर। बेसिकली हमने ऊपर ही लिखा था लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन जो है 2 पाई आर, कहीं लिखा था क्या, हाँ क्यू अपॉन 2 पाई आर लिखा था। सो दिस बेसिकली इज योर आंसर, दिस इज द इंक्रीज्ड टेंशन। अब इसके बाद जो पार्ट बी और पार्ट सी है वो बहुत आसान है। पार्ट बी ने क्या पूछा, अगर मैं एक बार सवाल देखूं तो पार्ट बी ने पूछा फाइंड द इंक्रीज इन द फोर्स बिटवीन द 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स ऑफ द रिंग आफ्टर द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ये बताओ कि अब देखो ये जो 2 सेमी सर्कुलर पार्ट हैं, इनके बीच में कितना फोर्स बढ़ गया, ये कैपिटल क्यू के आने की वजह से, कैपिटल क्यू के आ जाने से। तो देखो भाई साहब ऐसा है
जो ये इंटरनल टेंशन एक्स्ट्रा जनरेट हुई है, ये हर एक सेगमेंट पे जनरेट हुई है, हर एक पॉइंट पे जनरेट हुई है, हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट को अपनी तरफ खींचने लग गया है एक्स्ट्रा टेंशन से। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसने इसको खींचा होगा और उसने इसका खींचा होगा सेम टी डैश से, और बदले में ये वाले पार्ट ने इसको खींचा होगा टी डैश से और ये वाले पार्ट ने इसको खींचा होगा टी डैश से। तो हर एक पार्ट इफेक्टिवली दूसरे पार्ट को, या हाफ रिंग ऊपर वाली इफेक्टिवली नीचे वाली हाफ रिंग को कितने से खींच रही है? 2t डैश से। सो योर आंसर फॉर पार्ट बी इज 2t डैश, जहां हम टी डैश ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो दैट इज योर आंसर। अच्छा, एक और चीज पूछा इन्होंने, पूछा क्या पूछा कि ये कैपिटल क्यू की वजह से पूरे रिंग पे कितना फोर्स लगा। तो देखो अभी इंटीग्रेट करके निकालोगे तो बड़ा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्यू का मान लो ये फोर्स है F1 और ये यहाँ F1 है, तो इनका ये वाला कंपोनेंट जुड़ता है और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल होता है इधर और इधर से। तो कैपिटल क्यू से अगर पूरी हाफ रिंग पे आपको फोर्स निकालना है तो ये देख लीजिए कि हाफ रिंग, अब देखिए कैपिटल क्यू के आ जाने के बाद हाफ रिंग पे नीचे की तरफ 2 टी डैश बढ़ गए हैं, यानी कैपिटल क्यू की वजह से जो भी इफेक्टिव फोर्स है इस हाफ रिंग पे वो एक्चुअली यही 2t डैश ही तो बैलेंस कर रहे हैं। ये 2t डैश जनरेट क्यों हुए? क्योंकि आपने कैपिटल क्यू बीच में रखा। अब ये कैपिटल क्यू बीच में रखा तो ये रिंग को कैपिटल क्यू ने बाहर धक्का दिया, और वो रिंग जो ऊपर की हाफ रिंग है ऐसा मान लो, उसको सिस्टम मान लो, तो उसको एक कैपिटल क्यू ने बाहर धक्का दिया और उस धक्के को बैलेंस करने के लिए ही तो ये एक्स्ट्रा टी डैश जनरेट हुआ है। तो असल में जो इफेक्टिवली इस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू क्यू on the upper half ring as well as on the lower half ring, that is balanced by 2t dash. So actually जो part C है उसमें जो FQ का वैल्यू पूछ रहा है on each of the half ring due to capital Q at the center, that force is also equal to t dash. क्योंकि 2t dash जनरेट ही इसलिए हुआ है हाफ रिंग में ताकि वो कैपिटल Q के एडिशनल फोर्स को बैलेंस कर पाए। समझ में आया? अगर मैं ऊपर वाली हाफ रिंग को सिस्टम मान लूं तो ये हाफ रिंग क्यों परेशान हुई? यहाँ एक्स्ट्रा 2t डैश क्यों आया? क्योंकि सेंटर पे क्यू आ गया, और सेंटर पे क्यू ने बोला ऊपर वाली हाफ रिंग से दूर भाग, तो ऊपर वाली हाफ रिंग को नीचे वाली हाफ रिंग ने हाथ पकड़ के रोका कि अरे भाई कहाँ जा रहे हैं। तो उस नीचे वाली रिंग ने जो हाथ पकड़ के रोका, ये दोनों फोर्सेस 2t डैश। इसका मतलब है कि क्यू ने कितने से धक्का दिया होगा? 2t डैश से। तो फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू ऑन ईच ऑफ द हाफ रिंग इज एक्चुअली इक्वल टू 2t डैश। दैट्स योर पार्ट सी।